तुरंत हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो केडी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वकील हैं और कानूनी अब जो मसले हैं उसको लेकर बातचीत हमारे साथ करने वाले हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन पुनीत का ले लेता हूं, उसके बाद चौधरी साहब आपके पास आता हूं। पुनीत, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए हम मौजूद है राजाबाग कॉलोनी में। ये यहाँ पर ही सोनम का घर है। सोनम के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। यदि आप देखेंगे तो इस गली में पुलिस फोर्स तैनात है। बाणगंगा थाने का ही पूरा दल है यहाँ पे बड़ी संख्या में। चूंकि अभी बारिश शुरू हुई तो सब लोग छाँव में बैठे हैं, कुछ लोग घर के अंदर हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब सोनम के घर वालों ने गेट बंद कर लिया है, गेट खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सुबह जितनी बातचीत हुई उतनी ही बातचीत हो पाई। जो सोनम के पिता देवी सिंह है वो गाजीपुर जाने वाले थे, लेकिन गोविंद गाजीपुर पहुंच चुके हैं, तो सोनम के पिता गाजीपुर नहीं गए। उन्होंने भी अपने आप को घर में बंद कर लिया है, क्योंकि अब किस मुंह से लोगों को शक्ल दिखाएं अपनी, क्योंकि बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि नई नई शादी होते ही अपने पति को ठिकाने लगा दिया। देखिए पिछले कुछ समय से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं दीपेश, जो हम देखते आए हैं। कभी आदमी ड्रम में मिल रहा है तो कभी जमीन में चुना हुआ मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो हत्या करके वादियों में ही फेंक के और गायब हो गए, और अब बोल रहे हैं कि अपहरण हुआ था। तो देखिए ये एक और ये मकान भी दिखाऊंगा। ये वो पंडित जी है, वो ज्योतिष है, उनका ये मकान है, जिन्होंने उल्टी तस्वीर लटकाने की बात कही थी। इन्होंने उस समय भी दावा किया था कि राजा की हत्या में किसी महिला का ही हाथ है, लेकिन अब ये भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। उस समय तो खूब आगे बढ़ बढ़ कर लोगों से ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर तो पूरी तरह से उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। ये घर है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास पुनीत, और जो ताजा जानकारी है वो आपसे लूंगा, लेकिन इस वक्त कानूनी पेचीदगियां किस तरह की सामने आ सकती है, कानूनी अड़चनें किस तरह की सामने आ सकती है, और कानून का फायदा उठाकर क्या सोनम बच सकती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। केडी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। केडी साहब, क्या कानून में कोई ऐसा रास्ता अभी फिलहाल सोनम के लिए नजर आता है जिसके जरिए वो बच सकती है? इस पूरे केस को आपने समझा, हालांकि अभी जांच पड़ताल और होगी, कई खुलासे होंगे, लेकिन अभी तक की स्थितियां क्या दर्शाती है? तक की तो सर ये है कि कोई गुंजाइश नहीं है बचने की। इसको कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी होगी। इसको कानून में कोई इसको माफी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इसके लिए बचने का। इसने जो गुनाह किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है सर। नहीं तो केडी साहब, क्या ये प्रूफ हो पाएगा कि हाँ यही हत्यारी है, इसी ने अपने पति की हत्या की है? इसको प्रूफ करने के लिए भी तो कई सारे अब हथकंडे अपनाने होंगे, इसको प्रूफ करने के लिए भी कई सारे सबूत और गवाहों की आवश्यकता होगी। सर कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मोबाइल अभी सीज करेंगे, उसमें डाटा आ जाएगा, कॉल डिटेल आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी, इसकी चैट निकल के आ जाएगी। पुलिस दूध का दूध पानी का पानी 2 दिन के अंदर कर देगी, और ये खुद ही एडमिट करेगी, एक एक एविडेंस खुद ही बरामद कराएगी कि उसकी हत्या इसने राजा रघुवंशी की किस तरीके से कराई है। नहीं तो सिर्फ सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाया जा सकता है या गवाहों की भी आवश्यकता होगी? सर गवाह तो अब इसमें वहां पे उस मौके पे होंगे नहीं, यही एडमिट करेंगे चीजें जो इन्होंने क्राइम किया है, अपराध जो इन्होंने किया है। इनके पास इतना एविडेंस पुलिस इकट्ठा कर लेगी कि इनको बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं मिलेगी। नहीं तो जिस तरह से उन्होंने इस पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की, उन्होंने वहां पर जिस हथियार से हत्या की वो हथियार फेंक दिया जो दाव हथियार कहलाता है, और वो हथियार जो है वो वहां के लोकलाइट्स उसका इस्तेमाल करते हैं कटाई छटाई के लिए। तो ये एक केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की कि वहां के लोगों ने ये हत्या की है। दूसरा ये कोशिश की कि अपने कपड़े वहां पर फेंक दिए, स्कूटी वहां पर बदहवास तरीके से छोड़ दी ताकि ये एडमिट हो जाए कि इसका अपहरण कर लिया गया है। तो ये जो केस को डाइवर्ट करने की, घुमाने की और जांच पड़ताल को प्रभावित करने की जो कोशिश हुई है वो कारगर साबित हो पाएगी? सर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और भारत के अंदर आज इतना बड़ा इन्होंने इतना एक जघन्य अपराध किया है, प्री प्लान किया है। एक इनोसेंट आदमी को इन्होंने ले जाके वहां पे हत्या की है अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा। ये माफी के काबिल ही नहीं है। वो सारी चीजें मौके पर रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। जी चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। आरएस यादव साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं। यादव सर बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। और अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर अब इस पूरे केस में जांच पड़ताल किस तरह से आगे बढ़ेगी, कैसे अब इस पूरे केस की जांच पड़ताल हो ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि कौन मुख्य आरोपी है, किसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? देखिए ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतनी मिलने वाली है इस केस में।
आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, कम्युनिकेशन बहुत है, एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल से जो बात होती है वो किससे किससे कांटेक्ट हुआ है, और फिजिकल कौन टिकट लेके कहाँ गया, इतनी एविडेंस इसमें कलेक्ट होने वाली है कि अपराधियों को पता ही नहीं है कि उनके किस चीज़ का पता है पुलिस को, या तफ्तीश में आ जाएगी। और जब कड़ियाँ सब जोड़ी जाएंगी तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें मुख्य अपराधी कौन है। और जो जुर्म एक से ज़्यादा अपराधी करते हैं जुर्म, तो उसमें तफ्तीश बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि थोड़ा भी क्लू मिला तो कोई न कोई उसमें टूट जाता है, बता देता है। इसमें तो कई मुलजिम है, 4 मुलजिम है, तो ये आप 1-2 दिन में देखिए, कल परसों तक सब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसमें मुख्य अभियुक्त कौन है, प्लानिंग किसने की। और एक और बात बताऊं, इसकी तफ्तीश भी इंदौर पुलिस चाहे तो ये भी कर सकती है, शिलांग पुलिस भी कर सकती है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। कंस्पिरेसी करके किसी को ले जाना, मार देना, तो ये ऑफेंस तो जब ऐसे ही क्रिमिनल कंस्पिरेसी शुरू हुई वो इंदौर में ही शुरू हुई, इंदौर के आसपास शुरू हुई होगी। तो इसकी तफ्तीश भी कोई भी पुलिस कर सकती है। शिलांग पुलिस कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एविडेंस वही है, यहाँ से तो सपोर्ट कर रही है इंदौर पुलिस। तो 2-1 दिन रुक जाइए और सब चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। क्या सर ऐसा भी होता है कि दोनों की तफ्तीश में अलग अलग तथ्य निकल कर सामने आ जाए? नहीं नहीं नहीं, कैसे? इसमें तो फिजिकल एविडेंस कलेक्ट होगा ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मोबाइल से जो कांटेक्ट हैं दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कोई पकड़ा गया है, होटल में ठहरा है, टिकट लेके कौन कौन वहाँ गए हुए हैं, ये सब चीज़ें बहुत जुड़ती जाएंगी एक दूसरे से। फिर इंट्रोगेट करेंगे तो उससे कनेक्शन की और लिंक्स मिलती जाएंगी। जब अलग अलग लोग क्राइम करते हैं कई लोग, और अलग अलग जब बैठा के पूछिए तो कोई न कोई सूत्र वो देते रहते हैं, जिससे एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों पुलिस के कोई वर्जन भी अलग नहीं हो सकते जी। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, कई और सवाल हैं, कई और जिज्ञासाएं हैं जो आपके माध्यम से शांत होंगी, लेकिन मैं वो 5 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं जिनको देखकर आप समझेंगे कि कैसे ये 4 आरोपी जो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं वो इस 5वें शख्स के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5वां शख्स कौन है जो मिड में नजर आ रहा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो है सोनम रघुवंशी। क्या सोनम रघुवंशी ने इन 4 लोगों को हायर कर अपने पति की हत्या करवाई? एक सवाल। दूसरा, क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे राज कुशवाहा भी एक बड़ी वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा प्यार की वजह से राज रघुवंशी ने हत्या की हो और सोनम को अगवा कर लिया हो? मगर ये जो बाकी 3 किरदार हैं वो इसमें इनके साथ इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को दिखाइए, इसको देखिए, ये आपको सोनम नजर आ रही है। सोनम की ये वो तस्वीर है जो देर रात गिरफ्तारी के बाद सामने आई, लेकिन राज कुशवाहा आपको दिखाई दे रहा है, विशाल चौहान है, आकाश राजपूत है और आनंद है। इन 5 लोगों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की है, लेकिन अब इसके पीछे अलग अलग थ्योरी निकलकर सामने रखी गई। वो थ्योरी क्या है जरा वो आपको बता देते हैं। थ्योरी नंबर 1, सोनम रघुवंशी का अफेयर था। अब सोनम और राजा का अफेयर था, सोनम और राज का अफेयर था, राज के लिए राजा की हत्या कर दी गई, ये पहली थ्योरी कह रही है। लेकिन इससे इतर जो दूसरी थ्योरी है वो क्या बता रही है जरा वो समझिए। थ्योरी नंबर 2, राज कुशवाहा ही मास्टरमाइंड है, यह थ्योरी नंबर 2 कह रही है। वो क्या कह रही है कि राज सोनम से एक तरफा प्यार करता था और सोनम की शादी से नाराज था, यही कारण है कि वो वहां पहुंचा अपने दोस्तों को लेकर और उसने राजा की हत्या कर दी। अब थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है वो देख लीजिए। सोनम रघुवंशी ने सुपारी दी, सोनम का किसी और से अफेयर था और प्रेमी के लिए पति की हत्या की सुपारी सोनम ने इन 4 लोगों को दे दी और राजा रघुवंशी की हत्या करा दी गई। ये अलग अलग थ्योरी पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं हमारे जो अतिथि हैं उनसे इस पर चर्चा भी करूंगा। लेकिन थ्योरी नंबर 4 क्या कहती है? सोनम के घर वाले भी इसमें शामिल हैं। क्या ऐसा है? क्यों? क्योंकि आप उनको भी क्या कोई जानकारी थी, ये एक थ्योरी कह रखी है। चौथी, सोनम ने कुछ समय पहले घर पर बात की थी, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल भी सोनम ने किया था और सोनम पहले भी शिलांग जा चुकी है जिसकी जानकारी उसके परिजनों को है। तो क्या वो भी इन्वॉल्व है? ये चौथी थ्योरी थोड़ी सी कच्ची नजर आती है, लेकिन बाकी जो 3 थ्योरी है उस पर अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं।
लेकिन चलिए, हमारे साथ अतिथि हमारे मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ अमन जी भी जुड़ चुके हैं, अमन किशोर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि अमन किशोर जी मनोवैज्ञानिक का चिकित्सक है, मनोचिकित्सक हैं, उनसे समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के केसेस में मनोदशा क्या रहती है, किस तरह की चीज़ें सामने आती है। अमन जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी अमन जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर सोनम ने ये जो सब किया, पहले उसका रिलेशन बहुत अच्छा था। आज जब सोनम के ससुराल वालों से यानी राजा के परिवार वालों से मेरी बात हुई तो वो भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से वो रहती थी, बहुत खुशमिजाज थी, परिवार के लोगों का सम्मान करती थी। लेकिन एकाएक पति की हत्या कर देना, ये कैसी मनोदशा थी? देखिए, बेसिकली जो ये जो चीजें हुई हैं घटित, अभी भी इसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है कि ये चीजें एक्चुअली तथ्य रूप से कितनी क्या चीजें सामने हैं और कितनी चीजें नहीं है। लेकिन अगर अनुमान देखा जाए इन चीजों के बारे में कि ये किस तरह से होती हैं, हालात कैसे रहते हैं, तो कई बार हम लोगों ने सामाजिक परिवेश में ये देखा गया है कि फैमिली प्रेशर में या फैमिली के हितों को ध्यान में रखते हुए कई परिवार ऐसे संबंध कर लेते हैं जिसमें कि दोनों कंपैटिबल नहीं होते हैं, और उस कंपैटिबिलिटी की कमी की वजह से कई बार आगे चल के ये चीजें सॉल्व नहीं हो पाती। लेकिन अमन जी, यहाँ पर तो वो नजर ही नहीं आई। यहाँ पर तो सब लोग बहुत कंफर्ट थे। सोनम अपने पति के साथ बहुत कंफर्ट थी, अपने ससुराल वालों के साथ बहुत कंफर्ट थी। सारी तस्वीरें इसी तरह की निकलकर सामने आ रही थी। जो सोनम की सासू यानी राजा की मां है, वो तो ये कह रही थी कि बहुत अच्छे से मेरे से बातचीत करती थी, मेरे कभी भी गले लिपट जाती थी। उसकी भाभी से बातचीत हुई, वो ये कहती हुई नजर आ रही थी। लेकिन क्या ये सब उसके पीछे का माइंडसेट था? नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि वो जब तक हमें चीजें क्लियर नहीं होगी, एक बताना मुश्किल रहेगा, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि कई बार प्रेशर में कई लोग इस तरह से बिहेव कर सकते हैं कि मैं उस परिवार का हिस्सा बन रही हूँ और मे बी प्लान कुछ और हो सकता है कि प्लान ए मेरा अगर ये रिश्ता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे रिश्ते की तरफ स्विच कर सकती हूँ क्या। ऐसे कई अटकलें हैं, थ्योरीज जैसे आप अभी बता रहे थे, वो चीजें हो सकती हैं जी। कई मनोरोग या हम मनोरोग विशेषज्ञ की तरफ से देखते हैं तो कई बार पर्सनालिटी इश्यूज जिन महिलाओं में होते हैं या किसी पुरुष में भी होते हैं, उसमें कई बार रिश्तों को लेके एडजस्टमेंट के इश्यूज आते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली इमोशनली अनस्टेबल या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के महिलाएं होती हैं, क्लस्टर बी पर्सनालिटी ट्रेट्स की महिलाएं होती हैं। तो उसमें कई बार ऐसा देखने को आया है कि वो रिलेशनशिप अच्छे से निभाने में इश्यूज रहती है। बिल्कुल, वो भी एक कारण हो सकता है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लेकिन यादव सर, क्या इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं जो दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं? आपको सामने देखकर समझ ही नहीं आएगा कि ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और बाद में ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी ये भी ऐसा कर सकता था, जो सोनम को लेकर बातें सामने आ रही है। ओ, फेशियल वैल्यू आपने पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया कि बड़ा प्रेम से रहती थी। उसकी माँ का बयान कहीं मैं देख रहा था, उसने माँ ने कहा कि ये मुझसे इंटरेस्ट मुझ में नहीं रखती है। उसकी सास जो है लड़की की, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे एक बार कहा था कि सी हैज नो इंटरेस्ट इन मी। तो इस तरह से क्ल्यू धीरे धीरे जैसे इंट्रोगेशन होगा आगे 1 दिन 2 दिन में, तो बहुत सी बातें मिलती जाएंगी जी। इसमें कई थियरी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि इतना एविडेंस होगा, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, और जब पूछिएगा तो उनकी जब कड़ियाँ जोड़ेगा तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा। एक्चुअली ये बहुत पेचीदा केस नहीं होने वाला है, ये बड़ा साफ केस होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। अकेला आदमी होता है, अच्छा, इट्स नॉट ए ब्लाइंड मर्डर नाउ। बिल्कुल, ये भी देख लीजिए, ये 3-4 लोग वहाँ तक गए कैसे, सीसीटीवी में उनका काम है, हु इज पेइंग फॉर देम, वो ठहरे कहाँ हुए थे, उन्होंने पेमेंट किया तो कैसे किया, किसके रुपए से किया, कि पेटीएम से किया, कैसे किया। ये इतनी एविडेंस आने वाली है इसमें कि कल परसों तक आपको ये कई थियरी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, एक ही थियरी बनेगी जो सब लोग स्वीकार कर लेंगे। हत्या की वजह क्या हो सकती है? ये फैक्ट्स नहीं है, हत्या की वजह भी मालूम हो जाएगी 2 दिन में। अब अंदाज लगाएं, देखिए ये बड़ा विचित्र संसार है। हम लोग क्रिमिनल वर्ल्ड में देखा है हम लोगों ने, जिसकी आपको अंदाज नहीं होगा वो भी उस तरह के अपराध होते हैं। ऐसे अपराध होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक माँ बेटे को मर्डर करवा दे। अब वो भी मैंने देखा, इंदौर में ही, मैं एसपी इंदौर था, वहीं की घटना है।
जिसमें माँ को प्रोसिक्यूट किया था हम लोगों ने बेटे के मर्डर के लिए। तो ये बड़ा विचित्र वर्ल्ड है और इसमें एविडेंस आ जाने दीजिए, कल परसों में बड़ा क्लियर हो जाएगा, कल या परसों 2-3 दिन लगेगा। और एविडेंस आना एक ही दिन में कितनी एविडेंस आ गई देखिए। कल तक पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, आज सबको सब कुछ पता है कि कितने मुलजिम है, कहाँ गिरफ्तार हुए। और मुलजिम अलग अलग जब बात करेंगे तो कोई न कोई क्लू देते जाएंगे सब, और मोटिव क्या है वो भी कल तक मालूम हो जाएगा। चलिए, मैं अब ये जांच की दिशा क्या होगी सर, मैं उस पर आपसे जानकारी चाहूंगा, लेकिन मेरे एक सहयोगी पुनीत लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक कमेंट उनसे ले लेता हूं। पुनीत, क्या फिलहाल और कोई ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे केस से जुड़ी हुई? चारों आरोपियों को, माफ कीजिएगा, तीनों आरोपियों को पेश किया जाना था कोर्ट में, क्या कर दिया गया था? बिल्कुल, देखिए तीनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और वहाँ से अब थोड़ी देर में शिलोंग पुलिस इन्हें अपनी हिरासत में लेकर फ्लाइट से शिलोंग के लिए रवाना हो जाएगी। तो इन तीनों आरोपियों को फ्लाइट से लेके जाया जाएगा। एक तो पहले इन्होंने मर्डर किया है, हत्या कर दी, इतना संगीन अपराध किया, उसके बाद इनको वीआईपी तरीके से फ्लाइट में ले जाया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इन्हें कोर्ट में पेश करना होगा मेडिकल करवाकर। हालांकि इंदौर में मेडिकल हो चुका है उनका, लेकिन एक बार फिर शिलोंग में भी मेडिकल होगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। वहां से रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद पुलिस, शिलोंग पुलिस उनसे इंट्रोगेशन करेगी। हालांकि काफ़ी हद तक इंट्रोगेट तो इन्हें रात में ही किया जा चुका है। डीसीपी क्राइम ब्रांच के बंगले पर इन्हें खुफिया तरीके से रखा गया था। तीनों से बात कर ली गई है और अब जब यहाँ से ये सब अपराधी चले जाएंगे, उसके बाद इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। दीपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए केडी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। चौधरी साहब, क्या अब ये नजर आ रहा है कि इस पूरे केस में अभी कुछ और तथ्यों, सबूतों, गवाहों की आवश्यकता होगी, तब जाकर सजा मुकर्रर की जाएगी? केडी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है केडी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं यादव सर आपके पास आता हूं। यादव सर, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी कि ये जो पूरा अब जांच का दायरा रहने वाला है या फिर जांच की दिशा रहने वाली है, वो क्या रहेगी? क्या सीन को अब रिक्रिएट किया जाएगा, इन सभी आरोपियों को वहां पर ले जाया जाएगा? क्या सोनम को वहां ले जाया जाएगा जहां हत्या की गई है? क्या रहता है अब जो एक नियम कानून होते हैं उस दायरे में कैसे जांच होगी? अब देखिए, चूंकि शिलांग पुलिस कर रही है, तफ्तीश तो कर सकती है, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और ये इसकी जांच इंदौर पुलिस भी कर सकती है, शिलांग पुलिस भी कर सकती है। तो दोनों में से अब शिलांग पुलिस चूंकि तफ्तीश कर चुकी है तो वही ठीक है, कर रहे हैं, उनके पास एविडेंस और सीन ऑफ घटना का मौका भी वही है, तो वो शिलांग पुलिस कर रही है, ले जाएंगे। कहाँ कहाँ गए एविडेंस लेंगे, उनसे वेरीफाई करेंगे उन चीज़ों को, उनके पास जो फिजिकल एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको मिलाप करेंगे। और जब पूछेंगे तो आदमी झूठ नहीं बोल पाएगा। यदि मोबाइल उसके पास है तो उसने तुमसे बात की कि नहीं, रात को 2 बजे इससे बात की, क्या बात की तुमने, इस तरह से क्लू मिलते जाएंगे और इसमें इतनी एविडेंस मिलेगी कि इसके बाद किसी को मेरे ख्याल से, मेरा ये हंच है, नहीं विश्वास है कि इस केस में तो इतने एविडेंस मिलने वाले हैं, क्योंकि एक हार्डन क्रिमिनल नहीं है कोई, ये फर्स्ट टाइम क्राइम वाले या छोटे मोटे ऑफेंस किए होंगे, ये जितने नहीं, इनकी तो कोई क्राइम हिस्ट्री अभी तक नहीं मिली है सर। मैंने जब एडीसीपी जुड़े थे उनसे पूछा था कि क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पहले किसी तरह की कोई वारदात में ये शामिल रखेंगे, तो कुछ नहीं रहा, ऐसा कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं रहा इनका। लेकिन उसके बाद इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे देना, शिलोंग ले जाना, वहां पर हत्या करना, शव को खाई में फेंक देना और फिर वापस लौट आना और छिप जाना, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं रही है। भाई आजकल ये जो ये मोबाइल जो है ना, वो इतना लोगों को ज्ञानी बना दिया, हर चीज़ का ज्ञान हर आदमी में है। और दूसरा सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं कि ऐसा हो गया और बच गया आदमी, मुलजिम कैसे काम कर लेता है। तो एक दुनिया ही अलग बच्चों की बनी हुई है। वो समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इससे किसी को पता नहीं चलेगा। और उनको अंदाज थोड़े था कि ये सब क्लियर मिल जाएगा और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, सब का बताना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। तो शुरू में जब प्लान करता है आदमी तो इतनी इनमें ज्ञान नहीं है कि प्रो एंड कॉन्स पहले सोच के फिर क्राइम प्लान करें। ये मेरे ख्याल से इतना प्लान करके क्राइम नहीं किया इन लोगों ने। इसमें कल तक परसों तक एविडेंस सब मिल जाएगी
जी। मेरे ख्याल से इंदौर पुलिस भी कुछ खुलासा करेगी एक दो दिन में, जो इन्होंने बताया है। जी जी। तो आपको पता चलेगा कि जितनी तफ्तीश में एविडेंस की आवश्यकता है उससे ज़्यादा मिल जाएगी। मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, लेकिन चूंकि जब ये पूरा खुलासा हुआ तो फिर मेघालय के डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा सुनवा देते हैं। Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nangan police station in Gazipur district UP and is currently in the safe custody of the UP police. लेकिन सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरे केस को लेकर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उन्होंने भी पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इस पूरे केस को लेकर बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे 7 दिन के अंदर ये पूरा केस साफ हो चुका है। हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सोनम की लोकेशन भी मिली है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारी चीजें अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। चूंकि मेघालय शासन और प्रशासन के लिए ये पूरा केस अब एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ये इस लिहाज से चुनौती बन चुका था कि ये पूरे केस के जरिए ये नजर आ रहा था कि वहां पर पर्यटक सुरक्षित नहीं है। अब यही कारण है कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेघालय प्रशासन और शासन ने इस पूरे केस की थ्योरी को सुलझाने की कोशिश की है और अब उसमें जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। मैं अमन किशोर जी से एक रिएक्शन लूंगा। अमन जी, आए दिन इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं ड्रम में अब चुनवा दिया जाता है, कहीं हत्या करके अलग अलग पार्ट्स को सूटकेस में भर दिया जाता है, कहीं अब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है कि हनीमून पर ले जाया जाए और वहां पर घनी वादियों में हत्या करके फेंक दिया जाए ताकि किसी को पता भी ना चले। तो ये जो स्थितियां हैं वो किस तरह की मनोस्थिति को दर्शाती है? कैसे अब ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे लोगों की काउंसलिंग की जा सकती है? अमन जी, देखिए, जैसे डीजीपी सर ने भी कहा कि ये सब चीजें सोशल मीडिया पे और सारी जगह मोबाइल्स पे उपलब्ध हैं और जो भी ये सोशल लर्निंग थ्योरीज कहते हैं कि जो हम समाज में देख रहे होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं झुकाव और बर्ताव भी उसी तरीके से जाने लग जाता है। जो नैतिक मूल्यों का पतन आजकल बहुत आसानी से देखा है, जो वेस्टर्नाइजेशन जो हमारे देश में होता जा रहा है, उस कारण से आपने ये सारी घटनाएं जो भी सुनी होंगी वेस्ट में, बहुत विदेशों में सुनी होगी, पर ये इंडिया में आजकल ट्रेंड में बहुत होने लग गया है। आजकल जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं रादर देन। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा सर, इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। राजा रघुवंशी के हत्या मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की गई है। तो पुलिस ने रिमांड मांगी है, कोर्ट में इन 3 आरोपियों को पेश कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या के 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को कोर्ट में पेश किया गया है। जो चौथा आरोपी है आनंद कुर्मी, उसे भी जल्द इंदौर लाने की तैयारी है और उसे भी मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त केडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केडी साहब, कोर्ट में पेश किया गया है 3 आरोपियों को, रिमांड की मांग हुई है, क्या मिल जाएगी रिमांड? रिमांड सर मंजूर होगी, ज्यादा कम से कम 5 दिन या 10 दिन जो भी मांगेगी पुलिस उसको अलाउ कर देंगे, क्योंकि इसमें इतना एविडेंस कलेक्ट करना, जाके इतनी चीजें करनी है कि शिलोंग से गाजीपुर ये कैसे पहुंची है, वो सारी चीजें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, किस को इसने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी है, चैट की है, कॉल की है, वो सारी चीजें सब सामने आ जाएंगी। किस हथियार से मारी है, वहाँ हथियार किसने मुहैया कराया है, वो सारी प्लानिंग एक दिन की नहीं है, पिछले 4-6 महीनों में इसने इसको प्लान किया है और वो सारी चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन सिर्फ जो सबूत हैं उन्हीं के आधार पर ये पूरा केस साफ हो जाएगा या फिर इसमें गवाहों की आवश्यकता होगी? नहीं सर, गवाह मिलना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। सर सबूतों के आधार पे ही हो जाएगा, इतने सबूत है इसमें कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी गवाह की वहाँ पे मौके के, और जो गवाह बनेंगे वो भी उसका वो तो ट्रायल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मौके का तो कोई गवाह होगा नहीं, घटना के टाइम पे कोई गवाह रहा होगा, ये तो यही लोग हैं, इनके ये एडमिट करेंगे चीजें, इन्हीं के बयानों में आ जाएगी सब, और FSL जाएगा, हथियार है, सारी चीजें उन पे जो भी इनके हाथों के निशान है, कैसे कैसे मारा, वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी सर पिक्चर 2 दिन में। और इनको कम से कम सर फांसी, और जो ज्यादा से ज्यादा फांसी कम से कम उम्र होनी तय है, कोई नहीं बचेगा सर। हीनियस क्राइम है इस तरीके का, ये अपराध कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अभी लास्ट सीन एविडेंस भी आ जाएगा सामने के क्या हुआ है वहां मौके पे। जी मैं हमारे सहयोगी अक्षत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षत, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, कितने दिन की रिमांड मांगी है पुलिस ने? जी देखिए दीपेश, मैं फिलहाल जिला कोर्ट में ही मौजूद हूं इस वक्त और कुछ ही पलों में जो तीनों आरोपी हैं उनको यहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा दीपेश। और जो एक हम कह सकते हैं जो ऑफिशियल ट्रायल है, जुडिशियल ट्रायल और हम जो कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया है वो अब यहां से चालू होगी, क्योंकि पहले हमारा मेडिकल हुआ था, वो भी हमने लाइव विस्तार न्यूज़ पर दिखाया था कि मेडिकल के बाद पुलिस उनको ले जाती है। और अब बस कुछ ही समय में दीपेश मैं दिखाना चाहूँगा ये कोर्ट का केशव, आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा प्रशासन है, किस तरीके से प्रशासन का अमला यहाँ पर खड़ा हुआ है। और अब बस दीपेश कुछ ही समय में तीनों आरोपी जो हैं उनको यहाँ पर पेशी यहाँ पे उनकी की जाने वाली है। और जो ये पूरा केस है अब उसकी परतें यहाँ से खुलना चालू होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल केस रहता है सोनम का, इतने दिनों से पूरा प्रदेश चिंता करता है कि बेटी कहाँ है, मध्य प्रदेश की बेटी कहाँ है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो सोनम है वही कहीं ना कहीं इस बड़े अपराध का एक मुख्य कारण रहती हैं दीपेश। तो कुछ ही समय में यहाँ पर अब जो तीनों आरोपी हैं दीपेश उनको पेश किया जाएगा। क्या पुलिस ने अभी ये बताया कितने दिन की रिमांड की मांग की गई है या करने वाली है? नहीं दीपेश, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार पहले वो पेश होंगे, उसके बाद हम जितनी भी डिटेल्स होंगी। ये पेश क्या इंदौर पुलिस कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है या मेघालय पुलिस पेश कर रही है? जी 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 इंदौर पुलिस पेश कर रही है। फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है कि इंदौर पुलिस ही उनको लेके आएगी और वही इनको यहाँ पे पेश करेगी। यादव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव सर, क्या लग रहा है कितने दिन की रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है इस पूरे केस को देखते हुए? यहाँ से शिलांग ले जाने का, इसके बाद वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। ये रिमांड मिल जाता है बड़े आसानी से, इसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से ले जाने के लिए ये मध्य प्रदेश में पूछताछ को लेकर रिमांड नहीं है सर? पुलिस को रिमांड मिलेगा। नहीं, शायद ये मेघालय पुलिस है तो ले जाएगी यहाँ से। मेघालय पुलिस तो उनको यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए रिमांड मिलेगा, फिर वहाँ जाके रिमांड लेना पड़ेगा इनको। जी जी। अच्छा, आप जो चर्चा कर रहे थे सर इस पूरे केस को लेकर, एक बात आपको बता दी। जी सर बताइए सर। हाँ, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो मृतक है उसकी लाश जो खोजी गई वो इसलिए खोजी गई कि स्थानीय मंत्री और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने बड़ा दबाव डाला वहाँ के चीफ मिनिस्टर पर, वहाँ के प्रशासन पर। इंदौर पुलिस ने दबाव डाला। ये इस दबाव का प्रतिफल था कि बरसात के बावजूद भी लाश को खोज लिया इन लोगों ने। इतना गहरे गड्ढे में ढाल पर लाश पड़ी हो तो सड़ जाती, थोड़े दिन में खराब हो जाती। तो ये जो उसकी सर्च हुई और उसकी लाश खोज ली गई, ये पुलिस ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया और उसका कारण था मध्य प्रदेश की ओर से दबाव। और अगर लाश नहीं मिल पाती तो एक बड़ी चुनौती हो जाती, या थोड़े और विलंब हो जाता, थोड़े दिन और लग जाते, तो क्या इस केस को सुलझाने में और चुनौती होती? हाँ, नहीं, तब तो बहुत दिक्कत होती। नहीं, लाश नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती। अच्छा, ये अब जो केस है सर, मैं अब इसमें ये आपसे, चूंकि मैं समझना चाह रहा था कि अब जब सोनम को वहां ले जाया जाएगा और सोनम जो थ्योरी बता रखी है, अगर उस थ्योरी पर अब वो अड़िग रहती है, वो नहीं मानती है, वो नहीं स्वीकारती है, तब फिर किस तरह से पूछताछ होगी, जांच होगी? नहीं, वो इंट्रोगेशन के तरीके हैं। उनको जो और एविडेंस है उसे कन्फ्रंट किया जाएगा, उसके साथ वाले उसके एविडेंस से कन्फ्रंट किया जाएगा। तो देखिए, बाहर कुछ भी करिए, जब पुलिस का इंट्रोगेशन होता है तो थोड़े देर बाद हार्डन क्रिमिनल बोलने लगते हैं। और ये तो फर्स्ट टाइम क्राइम करने वाले मेरे ख्याल से लोग हैं, तो ये तो बोल देंगे, असलियत सब बोल देंगे और यही बोल देंगे, जितने क्रिमिनल यही बोल देंगे कारण क्या था, कैसे किया था। ये 2-4 दिन में देखिएगा, वहाँ पहुँचते ही सब स्टोरीज, एविडेंस सब आ जाएंगी। और इसमें एविडेंस बहुत है, बहुत है। अमन जी, ये जो पूरा केस है, इससे इतर आए दिन इस तरह के जो मामले सामने आ रखे हैं, उनको रोकने के लिए किस तरह की अब काम होने चाहिए, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। कहीं कोई सुसाइड कर लेता है परिवार के प्रेशर में, अब फैमिली रिलेशंस के प्रेशर में, कहीं कोई मर्डर कर देता है। तो ये जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इन पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती क्या आपको नजर आती है? बिल्कुल, सामाजिक जो पतन होता जा रहा है धीमे धीमे, इस पे एक दिन में ये चीज स्टार्ट नहीं हुई है।
ये पहला केस नहीं है और ये हम कई महीनों और कई सालों से देखते आ रहे हैं कि इस तरह की समाज में चीजें होती चली आ रही। तो ये जो हम आज देख रहे हैं ये इसका टिप ऑफ द आइसबर्ग था जो हम आज देख पा रहे हैं। वो नीचे पहाड़ तो बहुत गहरा है और उसको चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और अपने परिवार लेवल पे लोगों को में नैतिकता की शिक्षा देना और प्लस अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना कि किसी को अगर मनोरोग है या उसकी पर्सनालिटी या उसके स्वभाव ही ऐसा है जिसमें कि उसको एडजस्टमेंट के इश्यूज रहते हैं उस व्यक्ति में, तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे काउंसलर से मिलना और जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक से उसका उचित समुचित इलाज कराना, ये प्राथमिकता बन जाती है। बिल्कुल। प्लस हम लोग ये चीज कभी नहीं देख पाते कि इनकी प्री मैरिटल काउंसलिंग और के बारे में हम कभी नहीं सुनते हैं, जो विदेशों में भी ट्रेंड है और कई जगह साउथ में ट्रेंड है कि शादी से पहले दोनों कपल्स के बीच में समन्वय बिठाने के लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग का एक तरीका होता है जिसमें कि हम लोग एक दूसरे को समझ पाए कि इनकी पर्सनैलिटी और इनका स्वभाव आपसे मिलता है कि नहीं। पुराने जमाने में कुंडलियों पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि क्योंकि वहाँ पे लोगों को ऐसे फ्री माहौल नहीं रहता था, लेकिन आज के संदर्भ में हम डेफिनेटली क्या उन दोनों के गुण मिल रहे हैं, क्या चीज समंजस है, क्या एक दूसरे के फ्री विल से ये शादी हो रही है या सामाजिक दबाव से हो रही है, क्या उसका कुछ और मोटिव है, ये सारी चीजें इनिशियल पार्ट ऑफ मैरिज या किसी और संबंध में जाने से पहले बिल्कुल। और शायद अगर इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो और बेहतर रिलेशंस होते हुए नजर आएंगे।